अक्सर जब हम युद्ध की बात करते हैं तो वो एक दूर की चीज लगती है ना। लेकिन इस बार ये कहानी बहुत पर्सनल है। आज हम मिडिल ईस्ट में एक ऐसे विनाशकारी फुल स्केल वॉर के काल्पनिक सिनारियो को समझने वाले हैं जिसकी शुरुआत एक चौंकाने वाले व्यक्तिगत अनुभव से होती है। तो इस पूरी भयावह तस्वीर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम एक पर्सनल कहानी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये संघर्ष कैसे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा, हम इस मोड़ तक आखिर पहुंचे कैसे, और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, युद्ध की चपेट में। और ये कहानी शुरू होती है दुबई से, एक बहुत ही पर्सनल अकाउंट के साथ। सोचिए, कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में था, एक ऐसी जगह जो कुछ ही घंटों में शांति के एक प्रतीक से जंग का मैदान बन गई। हमारी कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है। फ्लाइट पकड़ने के कुछ ही घंटों बाद दुबई में जैसे अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा था, बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा था, और बुर्ज अल अरब पर मिसाइल का मलबा गिर रहा था। सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल थीं और मेरे परिवार के कुछ लोग एयरपोर्ट पर ही फंस गए। अब हमले का स्केल देखिए, यह हैरान कर देने वाला था। ईरान ने यूएई पर 1100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, लेकिन एक राहत की बात यह थी कि यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम कमाल का साबित हुआ। उसने लगभग सभी मिसाइलों और करीब 1200 ड्रोन्स को हवा में ही रोक दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, खाड़ी में युद्ध। एक पूरा का पूरा इलाका जो आग की लपटों में घिर चुका था। इसके जवाब में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से एक बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया। ये कोई 1-2 दिन की स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि इसका मकसद था ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर देना। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। दिसंबर 2025 में ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के मंत्री कह रहे थे कि शांति पहुंच के भीतर है, और फिर अगले ही दिन बम गिरने लगे। ये हमला बेहद सटीक और विनाशकारी था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अपने ऑफिस में ही मारे गए, और इस बात की पुष्टि खुद ईरानी स्टेट टीवी ने की। उनके साथ साथ उनकी बेटी, दामाद, पोती और कई टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी इस हमले का निशाना बने। इस हमले का मकसद क्या था, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। वे लोग जो सभी निर्णय लेते हैं, उनमें से ज्यादातर अब नहीं रहे। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। उनका जवाबी हमला, जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, बहुत बड़ा और भयंकर था। उन्होंने खाड़ी के 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट पर सीधा हमला किया, और यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत पर मिसाइलें दागीं, जिसमें मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही इलाकों को निशाना बनाया गया। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर। इस युद्ध का दुनिया भर में क्या असर हुआ और इसकी मानवीय और आर्थिक कीमत कितनी बड़ी थी? इस पूरे संघर्ष का एक इंसानी पहलू है जो सीधा भारत से जुड़ता है। खाड़ी देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं, काम करते हैं। मेरे परिवार की तरह वे सभी अब इस जंग के बीचों बीच फंस चुके हैं। युद्ध की सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाइयों में से एक ईरान के मिनाब शहर में सामने आई, जहां लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर दिन के समय बमबारी की गई। इसमें कम से कम 100 बच्चों की जान चली गई। और इस भयानक त्रासदी के बीच ऑफिशियल बयान और जमीनी हकीकत का फर्क साफ नजर आता है। स्कूल पर हमले के बाद इजराइल के सरकारी अकाउंट से ट्वीट किया गया, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अब बात करते हैं इसके असर की भारत पर, जो एक आर्थिक दुस्वप्न, एक इकोनॉमिक नाइटमेयर से कम नहीं है। भारत अपने कच्चे तेल का 50% से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते मंगवाता है। अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी, जिससे महंगाई आसमान छूने लगेगी और रुपए पर भारी दबाव पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए देखते हैं युद्ध तक का ये रास्ता। एक मौका था शांति का जो हाथ से निकल गया। सब कुछ शुरू हुआ ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और हिंसक विरोध प्रदर्शनों से। अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई, लेकिन फिर भी एक शांति समझौते की उम्मीद जगी थी। और फिर अगले ही दिन युद्ध शुरू हो गया।
हमले की टाइमिंग को लेकर जाहिर है भारत में भी पॉलिटिकल रिएक्शन हुआ। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा पर सवाल उठाया और कहा कि इससे एक बहुत गलत संदेश जाता है। वहीं ओवैसी ने कहा कि इस यात्रा ने संघर्ष में भारत की जो पारंपरिक न्यूट्रल पोजीशन रही है उससे समझौता किया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? अगर हम युद्ध के लिए दिए गए तर्कों को देखें तो 2003 के इराक आक्रमण और इस काल्पनिक ईरान हमले में जो समानताएं हैं वो हैरान करने वाली हैं। दोनों ही मामलों में एक तानाशाह को हटाने और लोगों को आज़ाद कराने का दावा किया गया। लेकिन पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तो नतीजा क्या निकला था? गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह तो हटा दिए गए, लेकिन उनके देश और ज्यादा अस्थिर हो गए। आम नागरिकों के लिए हालात बद से बदतर हो गए और नए आतंकवादी संगठन खड़े हो गए। और यही बात हमें इस पूरी स्थिति के सबसे बड़े डर तक ले आती है। अब सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान भी इसी तरह अस्थिर न हो जाए। तो हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या ईरान अगला इराक या लीबिया बनने की राह पर है? इसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।